हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स का चैप्टर नंबर 21 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बिहार बजट 2025-26 के बारे में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में कुछ दिया हुआ तथ्य दिया हुआ है। जैसे 3 मार्च 2025 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3,16,895 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। यानी कुल बजट जो है 3,16,895.02 करोड़ रुपए है। और यह बजट जो है पिछले साल के बजट से 38,169.3 करोड़ रुपए ज़्यादा का बजट है। पिछला बजट जो है इसके अकॉर्डिंग 13.69% की वृद्धि हुई है। तो याद रखेंगे कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दोनों जो हैं सम्राट चौधरी हैं, और इन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3,16,895 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो पिछले बजट से 13.69% अधिक है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा बिहार सरकार के आय व्यय अनुमानों का संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले जो दिया हुआ है कुल आय प्राप्तियाँ होने का अनुमान। तो इसमें जो कुल आय से प्राप्त होने का जो अनुमान है यह 3,17,094.63 करोड़ रुपए हैं, जिसमें राजस्व प्राप्ति जो है 2,60,831.44 करोड़ रुपए हैं, और पूंजीगत प्राप्ति जो है यह 56,263.19 करोड़ रुपए हैं। और कुल व्यय होने का जो अनुमान लगाया गया है 3,16,895.02 करोड़ रुपए लगाया गया है, जो राजस्व व्यय से जो आएगा इसमें खर्च किया जाएगा 2,52,000.26 करोड़ रुपए, और पूंजीगत ब्याज हो जाएगा 64,894.76 करोड़ रुपए। और इसमें विभिन्न घाटा भी दिया हुआ है, और 2024-25 का बजट अनुमान भी दिया हुआ है। साथ ही इसमें 2025-26 के बजट का भी अनुमान दिया हुआ है। सबसे पहले है राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा जो है 29,095.43 करोड़ रुपए है, और यह जीएसडीपी का 2.98% है। वही 2025-26 के बजट घाटा का जो अनुमान है, बजट अनुमान जो है यह 32,718.31 करोड़ रुपए है, जो कि जीएसडीपी का 2.98% ही है। उसके बाद राजस्व घाटे के बारे में बताया गया है कि राजस्व घाटा का जो अनुमान है 2024-25 में लगाया गया था 1121.56 करोड़ रुपए, जो कि जीएसडीपी का 0.115% है। और 2025-26 में बजट अनुमान लगाया गया राजस्व घाटा का यह 8831.18 करोड़ रुपए है, जो कि जीएसडीपी का 0.8% है। उसी के बाद है प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटा जो है 8569.24 करोड़ रुपए है। उसके बाद है 2025-26 का है 9704.37 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है बिहार बजट 2025-26 के महत्वपूर्ण आंकड़े। सबसे पहले दिया हुआ है बिहार का जीएसडीपी। तो बिहार का जीएसडीपी जो हो जाएगा 2025-26 के लिए यह हो जाएगा 10,97,264 करोड़ हो जाएगा। उसके बाद 2024-25 के लिए यह 9,76,517 करोड़ रुपए हो जाएगा। उसके बाद कुल व्यय की बात करते हैं तो कुल व्यय जो हो जाएगा 3,16,895.20 करोड़ रुपए हो जाएगा। और इसमें यह भी दिया गया है कि कुल व्यय जो किया जाएगा या कैसे किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा। तो योजना मद पर जो व्यय किया जाएगा यह 1,16,759.60 करोड़ रुपए किया जाएगा, जो कि कुल व्यय का 36.84% होगा। और पिछले वर्ष से यह 16,759 करोड़ रुपए अधिक होगा। वही गैर योजना जो है मद पर व्यय किया जाएगा यह स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय है, यह 2,135.42 करोड़ रुपए जो है कुल व्यय का 63.16% खर्च किया जाएगा। यह पिछले वर्ष से 21,429 करोड़ रुपए अधिक है। उसके बाद पूंजीगत परिव्यय के बारे में दिया हुआ है कि पूंजीगत परिव्यय जो है यह 40,531.84 करोड़ रुपए होगा। इसमें सामान्य सेवाओं पर जो परिव्यय होगा यह 5,899.66 करोड़ रुपए होगा। सामाजिक सेवाओं पर परिव्यय जो हो जाएगा यह 9,369.35 करोड़ रुपए होगा। और आर्थिक सेवाओं पर परिव्यय जो होगा यह 25,262.83 करोड़ रुपए होगा। उसके बाद जो है राजस्व अधिशेष बचत दिया गया है कि राजस्व अधिशेष या बचत जो हो जाएगा 8831.18 करोड़ रुपए होगा, जो कि जीएसडीपी का 2.98% होगा।
राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व से प्राप्ति का जो अनुमान है 59,520 करोड़ रुपए है। वहीं राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व से प्राप्ति का जो अनुमान है 8220.57 करोड़ रुपए है। उसी के बाद अगला पॉइंट दिया हुआ है रुपया कहाँ से आता है। तो इसमें राज्य सरकार के कर राजस्व जो है 18.77% आता है। राज्य का कर भिन्न राजस्व जो है 2.59% आता है और केंद्र सरकार से सहायता अनुदान जो है 17.21% आता है। उसी के बाद आगे दिया हुआ है कि केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश होता है यह 43.68% वहाँ से आता है और ऋणों की वसूली से 0.17% आता है और लोक ऋण से जो है 17.58% आता है। और रुपया कहाँ जाता है यह भी दिया हुआ है। तो रुपया जो है लोक ऋण की वापसी में 7.2% जाता है, ऋण और पेशगियों में 0.49% जाता है, सामान्य सेवा में 28.94% जाता है, सहायता अनुदान और अंशदान में 0.01% जाता है और आर्थिक सेवाओं में यह 23.58% जाता है और सबसे बड़ा हिस्सा जो जाता है यह सामाजिक सेवाओं में जाता है जो कि 39.80% जाता है। उसी के बाद है वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 54,575.02 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है, जिसमें मद दिया हुआ है और राशि भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले है 15वें वित्त आयोग। तो 15वें वित्त आयोग जो है जिसमें 9,204.96 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। सबसे पहले है इसमें राज्य आपदा राहत कोष। तो राज्य आपदा राहत कोष के लिए 1721 करोड़ रुपए आएंगे। पंचायती राज स्थानीय निकायों के लिए 4,012 करोड़ रुपए आएंगे। नगर निकायों के लिए 2160 करोड़ रुपए आएंगे। स्वास्थ्य प्रक्षेत्रों के लिए 1311.96 करोड़ रुपए आएंगे। उसके बाद केंद्रीय प्रायोजित स्कीम जो होता है उसके लिए 45,360.46 करोड़ रुपए आएंगे। उसके बाद केंद्रीय क्षेत्र जो है केंद्रीय क्षेत्र का जो स्कीम होगा उसके लिए 9.6 करोड़ रुपए आएंगे, यानी टोटल जो है 54,575.02 करोड़ रुपए आएंगे। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है बिहार बजट 2025-26 के लिए प्रमुख घोषणा। तो बिहार बजट के लिए जो प्रमुख घोषणा किया गया है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है कि राज्य सरकार के द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन यानी NCCF, नेफेड इत्यादि के लिए समन्वय कर अरहर, मूंग, उड़द इत्यादि का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP तय करते हुए क्रय किया जाएगा और राज्य के सभी अनुमंडलों एवं सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना चरणबद्ध रूप से की जाएगी। उसी के बाद अगला पॉइंट है कि बिहार राज्य है सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन यानी वेज फेड के द्वारा सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तर पर तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। अगला पॉइंट है कि अब तक जो है कुल 302 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति यानी PVCS का गठन किया जा चुका है और आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य के शेष सभी प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति यानी PVCS का गठन किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा चरणबद्ध तौर पर कन्या विवाह मंडप का निर्माण कराया जाएगा ताकि बहुत ही कम शुल्क पर जो है विवाह भवन एवं विवाह से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सके तथा इसका संचालन भी महिला स्वयं समूह के द्वारा करवाया जाएगा। अगला पॉइंट है कि पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। उसी के बाद अगला पॉइंट है कि पटना में चलंत व्यायामशाला यानी जिम ऑन व्हील्स की शुरुआत की जाएगी तथा इसमें प्रशिक्षक भी सिर्फ महिलाएं ही होंगे। उसी के बाद अगला है कि राज्य के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। वहीं राज्य के प्रमुख शहरों में सिर्फ महिलाओं के लिए पिंक बस का परिचालन किया जाएगा जिसमें सवारी, चालक, कंडक्टर सभी जो होंगे महिलाएं ही होंगी। उसी के बाद अगला पॉइंट है निजी कंपनियां या तेल विपणन कंपनियों के द्वारा जो है राज्य में कंप्रेस्ड बायोगैस इकाइयां स्थापित की जाएंगी और उद्यमिता विकास संस्थान का जीर्णोद्धार करके इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पूसा, समस्तीपुर में की जाएगी। उसी के बाद है कि राज्य के प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं को स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना किया जाएगा और देश के चयनित स्थानों जिसमें शामिल है हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली NCR, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर और चेन्नई में
प्रवासी परामर्श सह निबंधन केंद्र यानी माइग्रेशन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसी का अगला पॉइंट है कि वर्तमान में राज्य के 534 प्रखंडों में से 358 प्रखंडों में अंगीभूत राजकीय डिग्री महाविद्यालय नहीं है और इन प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से एक एक डिग्री महाविद्यालय सरकारी या निजी की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। उसी के बाद अगला पॉइंट है हमारा कि वर्ग 1 से 10 तक के सामान्य श्रेणी के छात्रों जिसमें अल्पसंख्यक सहित की छात्रवृत्ति के दर को दोगुना किया जाएगा। और अगला पॉइंट है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के श्रेणी के छात्रों को दिए जाने वाले प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत जो है छात्रवृत्ति दर को दोगुना किया जाएगा। उसी के बाद अगला पॉइंट है निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे एवं निजी जन भागीदारी PPP के मॉडल के आधार पर जो है सरकारी मेडिकल कॉलेज का खोला जाएगा। उसी के बाद है कि राज्य के बड़े अनुमंडलों में अनुमंडलीय अस्पताल के अतिरिक्त एक अन्य रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा और राज्य सरकार के द्वारा जो है लोक स्वास्थ्य प्रबंधन समूह का सृजन किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि संपूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से वंचित वर्ग के लोगों के लिए स्लम क्षेत्रों इत्यादि के लिए नगर चिकित्सा सुविधा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। उसी के बाद अगला पॉइंट दिया हुआ है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के रोकथाम एवं इलाज हेतु बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना किया जाएगा और साथ ही बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। तो याद रखेंगे कि बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल का स्थापना किया जाएगा। उसी के बाद अगला पॉइंट है कि बिहार के सभी प्रमंडलों में राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जो है खेल अवसंरचना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा और प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु महिला चालकों को ई-रिक्शा एवं दोपहिया वाहन के व्यावसायिक परिचालन हेतु क्रय करने पर नगद अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। इसी के बाद अगला पॉइंट है कि राज्य के प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी जिसमें प्रशिक्षक भी महिलाएं ही होंगी और राज्य के नहर के किनारे खाली जगहों तथा बांधों पर सोलर पावर प्लांट आदि स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है कि बजट 2025-26 में बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई। इसमें प्रारंभिक सीड फंडिंग के रूप में राज्य सरकार के द्वारा 25 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और यह फंड जो है सीड फंडिंग की तुलना में कई गुना निवेश को आकर्षित करेगा जो बिहार को जलवायु अनुकूलन एवं कार्बन न्यूट्रल बनाने में मदद करेगा और इससे हमारी कृषि को जलवायु अनुकूल बनाने, स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने एवं हमारे युवाओं के लिए हरित रोजगार का सृजन करने में सहायता मिलेगा। इसी में अगला पॉइंट है कि बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड जो है हरित बिहार समृद्ध बिहार की हमारी दृष्टि का प्रतिनिधित्व करेगा। राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 100 करोड़ की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा और पर्व त्यौहार विशेष करके महिलाओं द्वारा संचालित छठ पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत की जाएगी। अगला पॉइंट है कि पूर्णिया हवाई अड्डा का निर्माण किया जा रहा है जिसे शीघ्र ही चालू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कि राजगीर सुल्तानगंज जो कि भागलपुर में है सुल्तानगंज एवं रक्सौल में हवाई अड्डा विकसित करने हेतु कार्रवाई की जाएगी। तो याद रखेंगे कि राजगीर सुल्तानगंज एवं रक्सौल में हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा और इसी प्रकार के छोटी हवाई अड्डा जैसे भागलपुर, वाल्मीकि नगर, वीरपुर यानी सुपौल में वीरपुर है, मधुबनी, मुंगेर और सहरसा हवाई अड्डे के साथ साथ मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा को उड़ान योजना के तहत विकसित किया जाएगा और इन हवाई अड्डों को 19 सीटों तक की क्षमता वाले छोटे विमानों के संचालन के लिए तैयार किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि देश के कुछ अन्य प्रमुख मेट्रो शहरों जैसे दिल्ली और मुंबई के अलावा इसमें बिहार एकीकृत केंद्र यानी इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार की स्थापना की जाएगी जिसके बहुआयामी उपयोग होंगे। जैसे बिहार की पारंपरिक शिल्प, हस्तकला इत्यादि का प्रचार प्रसार किया जाएगा मेट्रो के द्वारा। बिहार की लोक कला संस्कृति के प्रसार के साथ साथ सांस्कृतिक पर्वों एवं त्योहारों का आयोजन होगा। बिहारी खाद्य व्यंजनों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। उसके बाद बिहार में निवेश हेतु इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेल का कार्यालय बनाया जाएगा और बिहार फाउंडेशन का कार्यालय तथा बिहार के लोगों के लिए बिहार भवन या बिहार सदन के तर्ज पर आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने जैसे कार्यों के लिए एक समेकित केंद्र स्थापित किया जाएगा। उसी के बाद अगला पॉइंट है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में
मौसम संबंधित आपदाओं के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से एक सुदृढ़ एवं सक्षम मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंतर्गत एक हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क के निर्माण का प्रस्ताव है। और इस हेतु जो है प्रथम चरण में पश्चिम चंपारण जिला तथा भागलपुर जिला में इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में निबंधन की प्रक्रिया को राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में पूर्णतः पेपरलेस किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री का सपना राज्य के सभी कोने से 5 घंटे में पटना पहुंचने को साकार हो गया है। और अब हम इस यात्रा समय को वर्ष 2027 के अंत तक जो है 4 घंटे में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इसके लिए राज्य की राजधानी को समस्त जिला मुख्यालयों से 4 लेन सड़क के द्वारा जोड़ा जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है कि विभागवार बजट प्रस्ताव। विभागवार जो है बजट प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसमें कृषि विभाग के लिए पेश किया गया है कि जलवायु अनुकूल कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इंडिया वाटर फाउंडेशन संस्थान द्वारा जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के लिए बिहार को वाटर ट्रांसवर्सलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। उसी के बाद अगला पॉइंट है कि जल संरक्षण संरचनाओं एवं वर्षों से बंजर भूमि पर शुष्क बागवानी से हरियाली कार्य करने हेतु बांका जिला को जल निकायों का कायाकल्प श्रेणी में इंडिया वाटर फाउंडेशन संस्थान के द्वारा ट्रांसवर्सलिटी ग्लोबल अवार्ड एवं कॉन्क्लेव अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप, इसके अंतर्गत जो है वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में कृषि के विकास हेतु बिहार मिलेट मिशन का गठन तथा आम, मशरूम, टमाटर, आलू, प्याज इत्यादि के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि किसानों की आय में वृद्धि हेतु आम, लीची सहित अन्य पारंपरिक बागवानी फसलों के विकास के साथ ही मखाना एवं मशरूम उत्पादन हेतु विशेष कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। और मशरूम उत्पादन योजना के कार्यान्वयन के इस क्षेत्र में बिहार देश के प्रथम स्थान पर पहुंच गया है तथा शहद उत्पादन में भी चौथे स्थान पर है। तो याद रखेंगे कि बिहार जो है मशरूम उत्पादन में पहले स्थान पर पहुंच गया है और शहद उत्पादन में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में कृषि रोड मैप के सफल करने के कारण जो है गेहूं की उत्पादकता लगभग दोगुनी तथा मक्का की 2.5 गुनी बढ़ी है। राज्य में श्री अन्न यानी मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने हेतु खरीफ 2024 मौसम में राज्य के सभी जिलों में 1.25 लाख एकड़ में ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, सावा आदि मिलेट्स उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया है। वही राज्य के सभी 38 जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत जो है 190 गाँवों को जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। और राज्य में पोषक अनाजों पर अनुसंधान एवं प्रसार के लिए टनकुप्पा गया में तथा विदुपुर वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। उसी के बाद पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के बारे में दिया हुआ है कि पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा यानी डोर स्टेप पशु चिकित्सा सेवा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य के सभी 534 प्रखंडे हेतु एक मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की व्यवस्था की गई है। एवं समग्र गव्य विकास योजना के तहत जो है राज्य के सभी वर्गों के कृषकों या बेरोजगार युवक युवतियों के लिए स्वरोजगार के सृजन एवं आय में वृद्धि के लिए उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी या बाछी हीफर की डेयरी इकाई स्थापित किए जाने की योजना संचालित की गई है। इसी के बाद है जल संसाधन विभाग। तो जल संसाधन विभाग के अंतर्गत जो है पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की नहरों की गाद सफाई से मधुबनी जिला एवं दरभंगा जिला के कृषक लाभान्वित होंगे। वही पूर्वी गंडक नहर प्रणाली जो है गंडक फेज 2 इसका अवशेष कार्य के तहत जो है अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का कार्य प्रगति में है। और इसके तहत कुल 1.22 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजन का लक्ष्य है। योजना का लाभ जो है मुजफ्फरपुर, वैशाली तथा समस्तीपुर जिले के किसानों को प्राप्त होगा। उसी के बाद अगला पॉइंट है कि जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड जो है इसके अंतर्गत बहुआर नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण किया जा रहा है। याद रखेंगे कि जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड के अंतर्गत है बहुआर नदी, इस पर जो है सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई के लिए कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि औरंगाबाद एवं गया जिले में उत्तर कोयल जलाशय योजना का अवशेष कार्य कराया जा रहा है। उसी के बाद अगला पॉइंट है कि पेयजल आपूर्ति की महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना के प्रथम चरण के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के बाद जो है द्वितीय चरण में बिहार शरीफ शहर को भी गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु मधुबन जलाशय का निर्माण किया जा रहा है। तो मधुबन जलाशय जो है यह बन रहा है बिहार शरीफ में।
नेक्स्ट पॉइंट है कि जल जीवन हरियाली अभियान। तो जल जीवन हरियाली अभियान जो है इसके अंतर्गत भभुआ एवं मोहनिया शहरों के लिए दुर्गावती जलाशय के से पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति में है। अगला पॉइंट है कि नदी जोड़ योजना के तहत जो है कोसी मेची लिंक परियोजना प्रस्तावित है, जिसकी लागत राशि 6282.32 करोड़ रुपए है। वहीं नदियों को जोड़ने के लिए योजना एवं मृत नदियों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य के तहत जो है पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं शिवहर जिले में बागमती, बूढ़ी गंडक जिसको बेलवाधार नदी बोलते हैं, नदी जोड़ योजना समस्तीपुर जिला में बागमती नदी और बूढ़ी गंडक नदी को जोड़ने की शांतिधार योजना और गोपालगंज, सिवान एवं सारण जिले में गंडक अकाली नाली यानी छाड़ी गंडकी माही गंगा नदी जोड़ योजना का कार्य जो है प्रगति पर है। उसी के बाद है पंचायती राज विभाग। तो पंचायती राज विभाग जो है बिहार राज्य के 8053 ग्राम पंचायतों की संख्या है। इसके अंतर्गत जो है कुल 1,09,321 वार्ड है और मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत जो है राज्य के सभी पंचायतों में कुल 15 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है। अब तक कुल 4.79 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन किया जा चुका है। उसी के बाद है ग्रामीण विकास विभाग। तो ग्रामीण विकास विभाग जो है इसके अंतर्गत बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जीविका बिहार में महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण एवं ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन हेतु कार्यरत है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कोलकाता के सहयोग से महिला उद्यमिता के क्षेत्र में अब तक 150 जीविका दीदियों का उद्यम विकास किया गया है। उसी के बाद अगला पॉइंट है कि जीविका के द्वारा अब तक जो है कुल 10.63 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है 131 लाख से अधिक परिवारों को समूहों से जोड़ा गया है और विभिन्न पंचायतों में कार्यरत लगभग 5986 बैंक सखी यानी बैंकर दीदी सदस्यों के मध्य वित्तीय उत्पादों, समय पर जमा निकासी, बीमा, पेंशन आदि पर जागरूकता फैला रही है। राज्य में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 78.4 लाख से अधिक सदस्यों को बीमा से आच्छादित किया गया है। उसी के बाद अगला पॉइंट है कि वर्तमान में जीविका परियोजना द्वारा जो है सरस मेले का आयोजन सिर्फ राज्य की राजधानी पटना में किया जाता है और यह महसूस किया गया है कि इस आयोजन में छोटे एवं मझोले उद्यमियों को एवं सुव्यवस्थित बाजार मिलता है और इससे उनकी आय में बढ़ोतरी होती है और आने वाले समय में सरस मेले का जो आयोजन है सभी जिला मुख्यालयों में कराया जाएगा। उसके बाद है राज्य सरकार के द्वारा जो है महिला एवं स्वयं सहायता समूहों के उच्चतर संगठन अर्थात ग्राम संगठनों को पंचायत स्तर पर जीविका भवन उपलब्ध कराया जा रहा है और हमारा प्रयास है कि जीविका द्वारा गठित ग्राम संगठनों के उच्चतर संगठन अर्थात संकुल संघ को भी जीविका भवन निर्माण करा करके उपलब्ध कराया जाएगा। वही जल जीवन हरियाली मिशन जो है तभी होगी खुशहाली, जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली केवल 5 वर्षों की अल्पावधि में इस अभियान के द्वारा कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की गई है, जिसमें शामिल है देखिए दुबई के COP28 सम्मेलन में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत किए गए प्रयासों के वैश्विक स्तर पर सराहना की गई है और चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार को तीसरा पुरस्कार मिला है। वहीं 20वें CSI गवर्नेंस पुरस्कार में बिहार को परियोजना श्रेणी में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त हुआ है और जल जीवन हरियाली जो अभियान है इसके अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा से वर्ष 2024-25 में 1.99 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में 115.6 लाख घरों में शौचालय निर्माण किया गया है और परिणाम स्वरूप आज राज्य के 8053 पंचायत, 534 प्रखंड और 101 अनुमंडल तथा 38 जिला ODF यानी ओपन डिफेक्शन फ्री घोषित किए जा चुके हैं और साथ ही शहरी क्षेत्रों में 3398 शहरी वार्ड एवं 142 नगर निकाय ODF यानी ओपन डिफेक्शन फ्री घोषित किए जा चुके हैं। उसी के बाद अगला पॉइंट है कि कृषि एवं पशु अपशिष्ट के निपटान हेतु जिला स्तर पर बायोगैस उत्पादन के लिए गोवर्धन योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत जो राज्य के 31 जिलों में गोवर्धन इकाइयों का निर्माण किया गया है। इसी के बाद अगला पॉइंट है नगर विकास एवं आवास विभाग। तो नगर विकास एवं आवास विभाग जो है इसके द्वारा किए गए काम जो है राज्य के शहरी क्षेत्रों के स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने हेतु स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत जो है अब तक सभी नगर निकाय खुले में शौच मुक्त ODF घोषित हो चुके हैं और 56 नगर निकाय को ODF प्लस घोषित किया गया है, जबकि पटना नगर निगम को वाटर प्लस घोषित किया गया है। तो याद रखेंगे बिहार में 56 नगर निकाय को ODF प्लस घोषित किया गया है और पटना नगर निगम को वाटर प्लस घोषित किया गया है।
उसके बाद है उद्योग विभाग। तो उद्योग विभाग जो है उद्योग तथा संबंधित क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार औद्योगिक रोड मैप तैयार करेगी, जिसका उद्देश्य समावेशी, संतुलन, आर्थिक एवं हरित विकास है। इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ने का भी लक्ष्य है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि पटना, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया की तर्ज पर राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों को मार्केट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शेष प्रमंडलों दरभंगा, मुंगेर, गया, सारण, भागलपुर तथा सहरसा में भी खादी मॉल का निर्माण किया जाएगा। उसी के साथ ही बिहार बिजनेस कनेक्ट, तो बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में विभिन्न क्षेत्रों की 423 कंपनियों के साथ 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक के MOU पर जो है हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत जो है अब तक 186 रजिस्टर्ड स्टार्टअप बिहार में उपलब्ध हैं और गया के डोभी में औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है जो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा होगा। जैतिया और फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। अगला पॉइंट है श्रम संसाधन विभाग। तो श्रम संसाधन विभाग जो है राज्य के 149 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है और प्रथम चरण में 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत किया गया है। वहीं PM विश्वकर्मा योजना के तहत जो है 151 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का पंजीकरण कराया जा चुका है। उसके बाद है शिक्षा विभाग। तो शिक्षा विभाग के द्वारा काम किया गया उसके बारे में है कि युवाओं के पढ़ाई के लिए पैसे की कमी बाधा नहीं बने, इसके लिए हमारी सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत जो है सुगम ऋण आसान शर्तों पर उपलब्ध करा रही है। और लाभुक आधारित योजना, तो लाभुक आधारित योजना जो है DBT विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र या छात्राओं के लिए वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना शुरू किया गया है। उसके बाद मुख्यमंत्री साइकिल योजना शुरू किया गया है, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना है, मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना है, मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना है और मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना आदि योजनाओं में कुल यह 3,063.8 करोड़ रुपए की राशि लाभुक बच्चों के बैंक खाते में उपलब्ध कराई गई है। उसी के बाद है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत जो है अब तक 3.7 लाख छात्र छात्रा जो है इससे लाभान्वित हो चुके हैं। उसके बाद है स्वास्थ्य विभाग। तो स्वास्थ्य विभाग जो है नीति आयोग के वर्ष 2023 से 24 की रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्य के आंकड़ों के अनुसार जो है स्वच्छ पानी एवं सफाई SDG 6 के मामले में बिहार का स्थान जो है 98 स्कोर के साथ देश के सभी राज्यों में तीसरा रहा है। वहीं स्वास्थ्य हमेशा से राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है और फलस्वरूप 2005 से वर्ष 2023-24 तक जो है स्वास्थ्य पर राज्य सरकार का खर्च 13 गुना बढ़ गया है। उसी के साथ हमारा अगला पॉइंट है कि NFHS। तो NFHS जो है 5, इसके अनुसार संस्थागत प्रसव का दर जो है 2019-20 में 76.2% हो गया और मातृ मृत्यु दर में 62% की और शिशु मृत्यु दर में 56% की भारी कमी भी आई है। अगला पॉइंट है कि राज्य सरकार के द्वारा जो है एम्स दरभंगा के निर्माण हेतु 187.44 एकड़ भूमि हस्तांतरित की गई है तथा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जो है एम्स दरभंगा का शिलान्यास भी किया जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक नए अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद है कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गैर आच्छादित 19 अनुमंडलों में अनुमंडलीय अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें 13 अनुमंडलीय अस्पतालों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वहीं राज्य के 25 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में उन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गई है और इनमें से 13 सदर अस्पतालों में मॉडल अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उसके बाद है राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय। तो राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल जो है पटना, उसके बाद भागन बिगहा, रहुई, नालंदा का निर्माण जो है 19.23 एकड़ भूखंड पर जो 597.78 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया है। अगला पॉइंट है कि पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को विश्व स्तरीय अस्पताल के रूप में उन्नयन करने के उद्देश्य से 250 नामांकन महाविद्यालय एवं 5462 बेड के अस्पताल हेतु निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद है मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। तो मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना जो है इसके अंतर्गत मरीजों की सारी जानकारी ऑनलाइन सुरक्षित रखे जाने का प्रयास किया जा रहा है और बिहार जो है देश का पहला राज्य है जहां इस तरह की तकनीक का उपयोग किया जा रहा है और परिणाम स्वरूप राज्य को दिनांक 4 से 5 अक्टूबर 2024 को मुंबई में आयोजित ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट 2024 में
इनोवेशन अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। उसके बाद है वर्तमान में बिहार राज्य में प्रति माह लगभग 15 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्थ रिकॉर्ड बन रहा है और डिजिटल ओपीडी निबंधन, निःशुल्क दवा वितरण सहित मासिक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बनाने में बिहार ने देश में कीर्तिमान रचा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत सरकार के डीवीडीएमएस पोर्टल के अनुसार जो है मुफ्त दवा नीति अंतर्गत जो है दवा आपूर्ति एवं वितरण में 15 सितंबर 2024 से बिहार प्रथम स्थान पर रहा है। उसके बाद है 9 वर्ष से 14 वर्ष के आयु वर्ग की बालिकाओं में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी इसके संक्रमण से होने वाले कैंसर से बचाव हेतु दिनांक 26 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत जो है HPV टीकाकरण का शुभारंभ भी किया गया है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो है राज्य में अब तक लगभग 1.54 करोड़ परिवारों के लगभग 3.65 लाख करोड़ पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड निर्माण किया गया है और वर्तमान में आयुष्मान कार्ड निर्माण में बिहार जो है राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर है। उसके बाद है अगला पॉइंट है समाज कल्याण विभाग। तो समाज कल्याण विभाग के बारे में दिया हुआ है कि बिहार जो है बिहार माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली 2012 के अंतर्गत राज्य के 6 जिलों जिसमें पटना, पूर्णिया, रोहतास, भागलपुर, गया और पश्चिम चंपारण शामिल है। इसमें वृद्धा आश्रम सहारा संचालित है और पटना के गुलजार बाग, गया, पूर्णिया में 100 बेड वाले वृद्धाश्रम का निर्माण किया गया है। इसी के बाद अगला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना यानी संबल के अंतर्गत जो है कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण उपलब्ध कराया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट है अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग। तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा काम किया गया है कि 2024-25 में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास योजना के अंतर्गत जो है राज्य के प्रत्येक जिले में सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास जो कि 100 आवासन के निर्माण की स्वीकृति भी दी गई है। अगला है कला संस्कृति एवं युवा विभाग। तो कला संस्कृति एवं युवा विभाग जो है इसके अंतर्गत राज्य के सांस्कृतिक धरोहरों को संजोने और इसे नई पीढ़ियों तक पहुंचाने हेतु आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है और बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत 2 करोड़ रुपए से 4 करोड़ रुपए तक वित्तीय अनुदान देने का प्रावधान भी किया गया है। उसके बाद है 3 नए संग्रहालय जिसमें बेतिया संग्रहालय, दीप नारायण संग्रहालय तथा बाबा कारू खीरहर संग्रहालय का भवन निर्माण जो है 5 संग्रहालय जिसमें गया, नवादा, जमुई, बेगूसराय और भागलपुर के भवन का जीर्णोद्धार तथा गया, नवादा, जमुई संग्रहालय दीर्घा के जीर्णोद्धार या पुनरावशेषों का संरक्षण किया जाएगा। वहीं लाल पहाड़ी जो है लखीसराय की लाल पहाड़ी पुरातात्विक स्थल को संरक्षित भी किया जाएगा। इसी में अगला पॉइंट है कि अगस्त 2024 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित स्टेट म्यूजियम कॉन्क्लेव में बिहार के संग्रहालय तथा बिहार संग्रहालय, पटना संग्रहालय तथा गया संग्रहालय को श्रेष्ठ प्रस्तुतिकरण का पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का क्षेत्रीय केंद्र तथा संयुक्त क्षेत्रीय प्रेक्षक केंद्र यानी ज्वाइंट रीजनल रिपोर्टरी सेंटर JRRC की स्थापना की जाएगी और मॉरिसन भवन पटना तथा अहिल्या भवन दरभंगा का संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसी में अगला पॉइंट है कि पटना संग्रहालय को बिहार संग्रहालय के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय के रूप में संयोजन की कार्रवाई की जा रही है। वहीं वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का निर्माण 550.48 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है जिसमें वैशाली के प्राचीन स्तूप के उत्खनन से प्राप्त भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेष तथा प्राप्त अन्य सामग्रियों को प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं मिथिला चित्रकला संस्थान को RBI के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा गया है। इसी के बाद अगला पॉइंट है हमारा खेल विभाग। तो खेल विभाग के द्वारा किए गए काम के बारे में है कि खेल विभाग जो है युवा वर्ग समाज के विकास का इंजन है, अतः इसके सर्वांगीण विकास पर राज्य सरकार का फोकस है और बिहार की कुल आबादी का लगभग 29% हिस्सा जो है 15 से 29 वर्ष के युवाओं का है और इनके संपूर्ण विकास के लिए लगभग जनवरी 2024 से स्वतंत्र खेल विभाग का गठन किया गया तथा इसके अंतर्गत जो है कई सफल योजनाएं क्रियान्वित हो रही है जिसके प्रमुख मेडल लाओ नौकरी पाओ अभियान भी शुरू किया गया है। और इसमें जो है हमारे यशस्वी खिलाड़ियों ने एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में 1 स्वर्ण पदक तथा पेरिस ओलंपिक में 1 रजत पदक प्राप्त किया है। और इसके अंतर्गत जो है खेलो इंडिया के तहत खिलाड़ियों ने 11 स्वर्ण,
9 रजत और 30 कांस्य पदक प्राप्त किया है। और हमारे दिव्यांग युवाओं ने भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय पैरा गेम्स में 4 स्वर्ण, 7 रजत और 5 जो है कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। इसी में अगला पॉइंट है कि दिनांक 29/8/2024 को बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल एकेडमी का उद्घाटन किया गया है। और बिहार में पहली बार माह नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एशियन हॉकी चैंपियनशिप जो कि महिलाओं का है 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है, जिसमें एशिया के 6 अग्रणी देश शामिल हुए हैं। और इस चैंपियनशिप में भारत की महिला टीम ने पूरे टूर्नामेंट में बिना एक भी मैच हारे चैंपियनशिप हासिल किया है। अगला पॉइंट है फिक्की के द्वारा 30 नवंबर 2024 को बिहार राज्य को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। उसके बाद है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग जो है इसके द्वारा राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में उभरते हुए तकनीकी संस्था जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल फाइबर में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने तथा कौशल निर्माण एवं इस हेतु मनोनीत नॉलेज पार्टनर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के द्वारा 33 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में द्वितीय चरण में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु 122.86 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई है। उसके बाद है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। तो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जो है इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा जो है सूचना प्रौद्योगिकी के आधिकारिक उपयोग, विकास एवं इसके अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सहभागिता को ध्यान में रखते हुए बिहार आईटी पॉलिसी 2024 को प्रतिपादित किया गया है। उसके बाद है परिवहन विभाग। तो परिवहन विभाग जो है इसके द्वारा सारथी 4.0 सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट सेवा में बिहार देश का अग्रणी राज्य है। और महिलाओं को अतिरिक्त सुरक्षा देने हेतु सभी लोक सेवायानों में यान लोकेशन ट्रैकिंग उपकरण यानी VLT एवं इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य किया गया है। इसी में अगला पॉइंट है कि प्रमुख शहरों तथा जिसमें शामिल है प्रमुख शहर में पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पूर्णिया। इसमें सार्वजनिक परिवहन हेतु आम नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से PME बस योजना के अंतर्गत जो है कुल 400 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन की योजना है। उसके बाद है भवन निर्माण के अंतर्गत हो रहे निर्माण कार्य। सबसे पहले है 129.38 करोड़ रुपए की राशि से पटना में बापू टावर का निर्माण कार्य, 263.14 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण बापू परीक्षा परिसर, 30.52 करोड़ रुपए की लागत से पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान का निर्माण कार्य, 92.8 करोड़ रुपए की लागत से दरभंगा में तारामंडल सह विज्ञान एवं विज्ञान संग्रहालय का निर्माण कार्य को पूरा किया गया है। उसके बाद है ऊर्जा विभाग। तो ऊर्जा विभाग के द्वारा जो काम किया गया है उसके बारे में है कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जो है आवासीय भवनों के छतों पर सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसमें 1 किलोवाट के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट के लिए एवं अधिक क्षमता के लिए 78,000 रुपये के अनुदान का प्रावधान किया गया है। उसी के बाद अगला पॉइंट है कृषि उपभोक्ताओं को अतिरिक्त अनुदान देते हुए अत्यंत सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और किसानों को मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना पड़ता है। उसके बाद है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा किए गए काम है। सबसे पहला है चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत जो है राज्य के हरित आवरण को 2028 तक 17% करने का लक्ष्य रखा गया है और 2024-25 में अब तक 3.89 करोड़ पौधे का रोपण एक पेड़ माँ के नाम तथा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किया गया है। उसके बाद है जीरो कार्बन इमिशन। तो जीरो कार्बन इमिशन के ध्येय तथा जल जीवन हरियाली अभियान के लक्ष्य के अंतर्गत जो है 8,053 पंचायती राज निकायों तथा 73 शहरी निकायों में जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। उसके बाद है वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष। तो वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष यानी बाघ आरक्षण जो है बेतिया में बाघों की संख्या में एक दशक में लगभग 7 गुना वृद्धि हुई है। 2010 में 8 से वर्ष 2022 में लगभग 54। वाल्मीकि व्याघ्र आरक्षण बेतिया को कंजर्वेशन एशियोड टाइगर स्टैंडर्ड यानी कैट से पुरस्कृत भी किया गया है। वहीं कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल गई है। उसके बाद है कि राज्य के मुंगेर जिले में बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी BFCRI की स्थापना की गई है। इसी के बाद अगला पॉइंट है आपदा प्रबंधन विभाग।
तो आपदा प्रबंधन विभाग जो है राज्य आपदा मोचन बल यानी SDRF राज्य मुख्यालय इसका जो है बिहटा पटना में है। इसके परिसर में अस्थायी भवन एवं अन्य सुविधाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसी के बाद अगला पॉइंट है हमारा कि राज्य में 38 स्थानों पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रेस्पॉन्स फैसिलिटी कम ट्रेनिंग सेंटर के अधिष्ठापन का कार्य किया जा रहा है। उसी के बाद है पर्यटन विभाग। तो पर्यटन विभाग के अंतर्गत जो है कुछ काम किए गए हैं, जैसे सारण जिले के सोनपुर अवस्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी के तर्ज पर विकसित करने हेतु मुख्य परामर्शी का चयन किया गया है। और सहरसा जिले के अंतर्गत मत्स्यगंधा झील एवं उसके आसपास पर्यटकीय सुविधाओं के विकास हेतु 98.65 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। और कैमूर जिला अंतर्गत जो है करमचट, तो करमचट इको टूरिज्म एंड एडवेंचर हब के विकास हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। और बोध गया के समीप सिलौंजा में 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड के प्रतिकृति निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। उसी के बाद है काकोलत इको पार्क। तो काकोलत इको पार्क तथा मुंडेश्वरी इको पार्क को चालू किया गया है। उसके बाद है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार को कंजर्वेशन इनिशिएटिव बाई कम्युनिटीज इन VTR बिहार के लिए स्कोच अवार्ड 2024 से भी प्रदान किया गया है। और मेरा प्रखंड मेरा गौरव, तो मेरा प्रखंड मेरा गौरव प्रतियोगिता का आयोजन पर्यटन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद है मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग। तो मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग जो है इसके द्वारा बिहार में हवाई संपर्कता को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। और बिहार के विभिन्न हवाई अड्डों जैसे रक्सौल ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा, दरभंगा हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में और पूर्णिया सिविल इनक्लेव तथा बिहटा सिविल इनक्लेव को विकसित किया जाएगा। उसके बाद है गृह विभाग। तो गृह विभाग के द्वारा कुछ काम है, जैसे 2005 से पूर्व राज्य में मात्र 42,481 पुलिस बल थे और हमारी सरकार ने आवश्यकता अनुसार लगातार नियुक्ति करके पुलिस बल को बढ़ा करके लगभग 1.1 लाख तक पहुंचाया है, जिसमें 30,000 से अधिक महिलाएं तथा बिहार में पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी पूरी देश में सबसे अधिक है। वहीं घरेलू हिंसा के मामले में डायल 112 के द्वारा त्वरित सहायता पहुंचा करके लोगों को सुरक्षा एवं मदद उपलब्ध कराई गई है। और डायल 112 के अंतर्गत महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर सुविधा को राज्य के सभी जिला में विस्तारित किया गया है। इसी में अगला पॉइंट है CCTNS। तो CCTNS परियोजना जो है इसको दिनांक 1/7/2024 से गो लाइव किया जा चुका है और बिहार राज्य के कुल 968 CCTNS आच्छादित थानों में स्टेशन डायरी, FIR एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को CCTNS पोर्टल पर रियल टाइम में डिजिटल प्रारूप में प्रविष्ट किया जा रहा है। इसी में अगला पॉइंट है विधि विज्ञान प्रयोगशाला। तो विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना तथा बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला के 2 इकाई स्थापित किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। और गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राज्य में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU के ऑफ कैंपस की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। उसके बाद है वाणिज्य यानी कर विभाग। तो वाणिज्य का जो कर विभाग है इसके द्वारा करदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए GST एमनेस्टी स्कीम 1/11/2024 के प्रभाव से लागू किया गया है। और फर्जी निबंधन के रोकथाम हेतु फैसिलिटेशन सेंटर यानी GST सुविधा केंद्र के माध्यम से बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन की सुविधा 11/9/2024 से प्रभाव से लागू की गई है। उसके बाद है योजना एवं विकास विभाग। तो योजना एवं विकास विभाग के द्वारा जो है आकांक्षी जिला कार्यक्रम नीति आयोग के द्वारा राज्य के 13 आकांक्षी जिलों में अब तक कुल 225.93 करोड़ रुपए के राशि करणांकित की गई है। और नीति आयोग द्वारा है जारी माह अगस्त 2024 की ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में बेगूसराय जिला को प्रथम रैंक, नवादा सीतामढ़ी जिला को तृतीय रैंक प्राप्त हुआ है। इसी में है आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम। तो आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम जो है 7 दिसंबर को जारी पहली डेल्टा रैंकिंग में बिहार के आंध्र प्रखंड ने समग्र प्रदर्शन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसके फलस्वरूप सीवान जिले के इस प्रखंड के लिए 101.5 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि नीति आयोग के द्वारा करणांकित की गई है। उसके बाद है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग। तो मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग जो है नशा मुक्त बिहार थीम पर 1 दिसंबर 2024 को पटना मैराथन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। और इस मैराथन में भारत के अतिरिक्त 6 देशों पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, केन्या और इथोपिया के प्रतिभागियों ने भी भाग लिया है। उसके बाद है पैतृक या पारिवारिक संपत्ति के बंटवारा विलेखों के निबंधन पर स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क की देयता कम करते हुए स्टाम्प ड्यूटी 50 रुपये एवं निबंधन शुल्क जो 50 रुपये निर्धारित किया गया है।
उसके बाद है वित्त विभाग। तो वित्त विभाग जो है इसके द्वारा समेकित वित्तीय प्रणाली के नया संस्करण CFMS 2.0 अंतर्गत जो है विभिन्न मॉड्यूल्स को दिनांक 1/1/2025 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है और दिसंबर 2024 तक बिहार में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो है खोले गए 31.94 लाख खातों में 22,130 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है बजट में वर्ष 2025-26 के लिए महत्वपूर्ण विभागों का आवंटन किया गया है। तो सबसे पहले है शिक्षा विभाग। तो शिक्षा विभाग के लिए 60,954.87 करोड़ रुपए है जो बजट का 19.2% है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग जो है स्वास्थ्य विभाग के लिए आवंटित है यह 20,035.80 करोड़ रुपए है जो बजट का 6.32% है। उसके बाद गृह विभाग के लिए 17,831.21 करोड़ रुपए जो बजट का 5.62% है। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा के लिए जो है यह 16,093.46 करोड़ रुपए जो बजट का 5.08% है। ऊर्जा विभाग के लिए जो है 13,484.35 करोड़ रुपए जो कि बजट का 4.26% है। उसी के बाद है बजट में वर्ष 2025-26 के लिए महत्वपूर्ण योजना एवं बजट आवंटन है। समग्र शिक्षा या सर्व शिक्षा अभियान पर खर्च किए जाएंगे 89,139.21 करोड़ रुपए। मनरेगा के लिए खर्च किए जाएंगे 5392 करोड़ रुपए। 7 निश्चय 2 योजना के लिए 5972 करोड़। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 5320 करोड़। जल जीवन हरियाली के लिए 159 करोड़। सतत जीविकोपार्जन योजना के लिए 100 करोड़। उसके बाद है बिहार लघु उद्यमी योजना। तो बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए यह 100 करोड़ रुपए हो जाएंगे।